Hello students and all the viewers, I am मोहम्मद अरफात ख़ान और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने जो डिसाइड किया वो ये डिसाइड किया कि हम लोग दोबारा से MCQs की कोई वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड करी वो टॉपिक के ऊपर थी, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर थी, है ना। फिर मैंने आपको उसी टॉपिक में उसी वीडियो के अंदर ये भी बताया था स्टार्टिंग में कि मैं अभी टॉपिक अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद MCQs को भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। MCQs को मैं छोड़ नहीं रहा क्योंकि आप लोगों के टेस्ट करीब हैं, एंट्री टेस्ट वगैरह करीब हैं आप लोगों के, तो वो प्रिपरेशन भी हम लोग साथ साथ रखेंगे। तो आज मैं बेसिकली MCQs के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम MCQ सॉल्व करेंगे और जो मैंने आज सिलेक्ट किया है, जो चैप्टर हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर के हम लोग MCQs कवर करने जा रहे हैं, दैट चैप्टर इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, यानी कि वर्क, पावर, एनर्जी चैप्टर के हम लोग आज MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले वही वाली बात कि अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन पर हिट कर दिएगा ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपके पास एज यूजुअल जब मैं MCQ सॉल्व करवाता हूं तो आपके स्क्रीन के ऊपर मैं MCQs को शो करूंगा, जाहिर सी बातें लिखे हुए आएंगे आपके पास, और मेरे पास ये पेपर है, पेपर के ऊपर मैं MCQs को प्रिंट करके लिया है, ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ से रीड करूंगा और रीड करने के बाद आपको वही क्वेश्चंस यहाँ पर स्क्रीन पर शो होंगे, आप इसको रीड करिएगा, मैं यहाँ से रीड करूंगा, उसके बाद हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, और ये रहा वो पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है When the velocity of a body is doubled, अगर हम बॉडी की वेलोसिटी को डबल करते हैं तो बताएं इन चीजों में से, इन चारों ऑप्शंस में से क्या फर्क पड़ता है। तो हमें पता है वेलोसिटी के डबल करने से मोमेंटम डबल हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होती। वो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में 1/2 mv² आता है, यानी कि वेलोसिटी को डबल करोगे तो डबल का मतलब 2 2 4, यानी कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में तो वेलोसिटी का कोई सेंस ही नहीं है, ना ही एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में। हाँ, क्या बच गया? मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हैं तो मोमेंटम इज डबल्ड। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट, सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अ मूविंग बॉडी नीड नॉट टू हैव, भाई एक जो बॉडी मूव कर रही होती है उस बॉडी के पास इन चार में से क्या जरूरी नहीं हो सकता? क्या ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो मूविंग बॉडी के पास जरूरी नहीं है कि वो नहीं हो? अच्छा, जब बॉडी मूव करती है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी, लाजमी है भाई। बॉडी मूव ही कौन सी एनर्जी की वजह से करती है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। देन वी हैव नंबर 2 पे लिखा हुआ है मोमेंटम भी लाजमी है। क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन है तो मोमेंटम है, ये भी लाजमी होगा। ओके, सी पे लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि पोजीशन की वजह से होती है। बॉडी रुकी हुई हो तो भी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। इसका मतलब मूविंग बॉडी के पास जरूरी नहीं है कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो। अगर कोई बॉडी ग्राउंड पर मूव कर रही हो, जमीन पर मूव कर रही हो, सरफेस ऑफ द अर्थ पे मूव कर रही हो, तो वहां पर तो उसकी हाइट नहीं है। जब हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी का ना होना यहां पर जरूरी है। इसका मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी उसके पास हमेशा हो। बाकी क्या बच गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी भी होगी, सिंपल सी बात है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी जरूरी नहीं है कि हर मूविंग बॉडी के पास हो। ओके जनाब। नंबर 3, 2 स्फीयर्स ऑफ द सेम साइज, वन ऑफ मास 5 किलोग्राम्स एंड द अदर ऑफ मास 10 किलोग्राम्स। दो अलग अलग स्फीयर्स हैं, एक का मास 5, एक का मास 10, यानी कि एक लाइटर है और एक हैवियर है। ठीक है। आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ टावर, एक टावर से आपने दोनों स्फीयर्स को ड्रॉप किया। ठीक है, एक ही हाइट से, एक ही जगह से, एक ही टाइम पर दोनों को ड्रॉप कर रहे हैं। फर्क कितना है कि दोनों के मासेस डिफरेंट हैं, एक का 5 और दूसरे का 10। व्हेन दे आर अबाउट टू रीच द ग्राउंड दे हैव द सेम, बताएं जब वो दोनों ग्राउंड पर पहुंचने वाले होंगे, रीच करने वाले होंगे, तो उस ग्राउंड तक पहुंचने से पहले पहले इन दोनों स्फीयर्स के पास इन चार में से कौन सी चीज सेम होगी? समझ रहे हैं? स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मोमेंटम सेम होगा? नो। मोमेंटम के फॉर्मूले में तो फॉर्मूले के अंदर क्या आता है? P = mv, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। इसका मतलब इन दोनों के मोमेंटम तो सेम हो ही नहीं सकते। नंबर बी, काइनेटिक एनर्जी, नो। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में भी क्या आता है?
मास आता है, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी दोनों की डिफरेंट हो गई। सी पे क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी। अगेन नो, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में आता है mgh, मास आ गया, इसका मतलब जिस स्फीयर का मास ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों की सेम नहीं हो सकती। बच गया एक्सेलरेशन। आपको पता है जब किसी भी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो सारी की सारी बॉडीज एक ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती हैं। उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब इन दोनों स्फीयर्स के पास जो चीज सेम होगी वो क्या होगी? एक्सेलरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज एक्सेलरेशन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली इसमें लिखा हुआ है अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम्स इनिशियली एट रेस्ट इज मूव्ड बाय अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द वर्क डन बाय द फोर्स इन 10 सेकंड इज। यानी कि आपने कैलकुलेट क्या करना है? फोकस पे किस पे करना है हमें? वर्क पे कैलकुलेट, डिस्टेंस उसमें वर्क को कैलकुलेट करने पे फोकस करना है। अब आपको पता है हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला या तो हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या फिर हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे? अच्छा, जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है FD वाला, आपको पता है यहां पर इस प्रॉब्लम में आपको डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। हाँ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क आप बेसिकली यहां पर यूज करेंगे सेकंड वाला फॉर्मूला, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब वर्क डन होता है तो वर्क डन बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है। चले भाई, मैं काम ही करता हूं, इस फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूं। देखें, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब अगर इस फॉर्मूले को हम एक्सटेंड करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा? W इज इक्वल टू, चेंज का मतलब होता है फाइनल में से सब्ट्रैक्ट कर दो आप इनिशियल को, है ना। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चले भाई फॉर्मूला पुट करते हैं दोनों का। 1/2 mvf स्क्वायर माइनस 1/2 mvi स्क्वायर। जाहिर सी बात है फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल वेलोसिटी की वजह से, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वेलोसिटी की वजह से। इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू 1/2 को और m को आपने कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? vf स्क्वायर माइनस vi, ये बच गया ब्रैकेट के अंदर कॉमन, ठीक है। अब अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूले के अंदर, सॉरी क्वेश्चन के अंदर आप चेक करें, आपको मास तो गिवन है, ठीक है, आपको इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। क्या मिसिंग है हमारे पास? यहां पर हमें मिसिंग है फाइनल वेलोसिटी। अब आपको सबसे पहले यहां पर कैलकुलेट करनी है फाइनल वेलोसिटी, और आपको पता है फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको यहां पर फोर्स गिवन है। सबसे पहले चेक करें हम यहां पर फोर्स के फॉर्मूले को यूज करके, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ भाई, फोर्स का फॉर्मूला mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। तो मैं डिटेल में आप लोगों को बताता हूं, ये एमसीक्यूज को सॉल्व करने में इतना टाइम लगता नहीं है। मैं आप लोगों को क्योंकि समझाता हूं, एक एक स्टेप क्लियर करता हूं, क्योंकि देखने वाले हर किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ को बहुत जल्दी समझ आ जाता है, कुछ को मतलब पिक करने में टाइम लग जाता है। तो ये एक्सप्लेन मैं आपको जरूर करता हूं, लेकिन ये इतने छोटे आंसर्स होते हैं, अगर आप इनको जल्दी करें विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन तो आप इनको सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो देखिए भाई, फोर्स का फॉर्मूला क्या? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ये बात क्लियर है? ये फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव पता है कहां करवाया था? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। नहीं पता? जाके वीडियो चेक कर लिएगा, वहां पर आपको नजर आ जाएगा, दिख जाएगा कि मैंने फॉर्मूला वहां पर ड्राइव करवाया। फोर्स का फॉर्मूला mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय टाइम। m कॉमन निकालें, ब्रैकेट में क्या बचेगा? vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम। चले भाई वैल्यूज पुट करते हैं जल्दी से। फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है 2 न्यूटन, आप चेक करें, फोर्स की वैल्यू 2 गिवन है, और मास आपको गिवन है 5 किलोग्राम्स। यहां पर आ गया 5, ब्रैकेट के अंदर फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, इनिशियल 0 है और डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम आपको गिवन है 10 सेकेंड्स। सही है? ओके, 5 1 5, 5 2 10, 2 डिवाइड कर रहा है, यहां पर आके मल्टीप्लाई करेगा तो 2 2 4। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको कितनी मिल गई? 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी हियर। चले भाई, 1/2 मास आपको गिवन कितना? 5, क्या आ गया 5, फाइनल वेलोसिटी कितनी? 4, और 4 के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। समझे बात? ओके, 1/2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 4 16। सो 2 1 2, 2 8 16, और 8 5
40, इसका मतलब जो वर्क डन हो गया वो कितना हो गया 40 जूल्स। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि वर्क डन ऑन द बॉडी इज 40 जूल्स। ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे नजर आ रहे होंगे, मैं रीड करना स्टार्ट करता हूं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन से, इसमें लिखा हुआ है अ बॉडी स्टार्ट्स स्लाइडिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अच्छा, रफ का मतलब क्या आ जाएगा? इसका मतलब यहां पर फ्रिक्शन इंक्लूड हो गई है ना। अगर स्मूथ कहता तो फ्रिक्शन नहीं होती। ओके, विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देखो मैंने अभी आपको कहा तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जिक्र आ गया 0.2, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव करती हुई, स्लाइड करती हुई जा रही है, फ्रिक्शन की वजह से वो थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। आपने ये बताना है कि रेस्ट में आने से पहले वो कितना डिस्टेंस पीछे कवर करके आई है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। समझ रहे हैं? अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो मेरी बात सुने। यहां पर जो टॉपिक या जो यहां पर कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, दैट विल बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, ये बात आपको पता है। अच्छा, अब बॉडी जब मूव कर रही थी, उसकी स्पीड जब 10 मीटर पर सेकंड थी, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। जब वो रुक गई, रेस्ट में आ गई फ्रिक्शन की वजह से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, जीरो हो गई। हमने एक बात पढ़ी कि एनर्जी तो खत्म नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो तो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। तो ये एनर्जी गई कहां? आपको पता है, वो बॉडी खुद नहीं रुकी, उसको फ्रिक्शन ने रोका। तो जब वो बॉडी मूव कर रही होगी, तो उस बॉडी को अपनी एनर्जी को यूज करके उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा होगा। समझ रहे हैं? तो जब बॉडीज पर फ्रिक्शन एक्ट करती है ना, तो बॉडीज अपनी एनर्जी यूटिलाइज करके, यूज करके उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट क्या करती हैं? वर्क करती हैं। इस बात को हम पता है कैसे लिखेंगे? देखें, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये बात है। इस इक्वेशन से हम इस एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, यानी कि उस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी में खत्म आया, जो लॉस आया, वो कहां गया? फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में। फॉर्मूला पुट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। फ्रिक्शन, सॉरी, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर मैंने स्मॉल f किसके लिए लिखा है? यहां पर फोर्स कौन सी वाली है? फ्रिक्शन। आगे चलते हैं। 1/2 mv² इज इक्वल टू, आपको पता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रखा होता है। फॉर्मूला होता है म्यू mg, ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला। तो चलें पुट करते हैं, म्यू mg और साथ में ये आ गया डिस्टेंस। m से m कैंसिल, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर आके डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा? v² के अपॉन में कौन कौन आ जाएगा? 2 म्यू जी, और यहां पर क्या बच गया? यहां बच गया डिस्टेंस। वैल्यूज पुट करते हैं। आपको वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 10 और 10 के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। डिवाइड करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय म्यू की वैल्यू गिवन है 0.2, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के बाद जी की वैल्यू हमें पता है कि हम उसको ऑलमोस्ट कितना लेते हैं? 10 लेते हैं। ये आ गया डिस्टेंस। सबसे पहले 10 से स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ बचा हुआ है 10। ओके, ये बन जाएगा क्या? 10 डिवाइडेड बाय 0.2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0.4, और जब हम 10 को 0.4 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली, अच्छा मैं आपको, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होती है पॉइंट्स की वैल्यूज को सॉल्व करने में, मैं उनको एक तरीका बताता हूं। देखें, ये पता है 0.4 को आप कैसे करेंगे सॉल्व, यानी कि 10 को 0.4 से डिवाइड करना है, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 10। सर ये आपने क्या कर दिया? मैं आपको बताता हूं। पॉइंट को अगर आपने रिमूव करना हो तो जितने नंबर के बाद पॉइंट होता है उतने नीचे जीरो आ जाते हैं, यानी कि 0.4 को हम 4/10 करके भी लिख सकते हैं, आसानी के लिए, समझाने के लिए। मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको ये करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, लेकिन ये स्टेप मैंने उनके लिए बताया जिनको पिक करने में मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम होती है। मुझे सबको लेकर चलना है साथ। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, आप डायरेक्टली कर सकते हो। जिनको नहीं पता मुझे बताना पड़ा ये बात, ठीक है। तो 0.4 का मतलब क्या हो जाएगा? 4/10। तो इसका मतलब ये 10 डिवाइड कर रहा है, ऊपर आके क्या करेगा इसके साथ? मल्टीप्लाई। अब देखिए 10 10 100, यहां लिख रहा हूं मैं, 100 को डिवाइड कर दो 4 से, आपको मिल जाएगा डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 25 मीटर। इसका मतलब वो बॉडी रेस्ट में आने से पहले जो डिस्टेंस कवर करेगी वो कितना करेगी? 25 मीटर्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन हो गया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके नीचे लिखा हुआ है अ बॉडी ऑफ मास 2 kilograms इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 is acted upon simultaneously by two forces 4 Newton 3 Newton at right angles। ओके जनाब, ये रब कर रहा हूं मैं, आप लोग के पास ऑप्शन होता है वीडियो को रोक के सॉल्यूशन लिख सकते हैं। दो फोर्सेस एक पार्टिकल पर एक्ट कर रही हैं राइट एंगल, F1 4 न्यूटन लिखा हुआ है देख लिएगा, और F2 3 न्यूटन है। राइट एंगल का मतलब इनके बीच में एंगल कितना है 90। सबसे पहले आपको इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है, और रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर एंड होल रेडिकल। वैल्यूज पुट करते हैं जल्दी जल्दी। 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे और ये आ गया रेडिकल। 4 4 16 प्लस 3 3 9, 16 प्लस 9 ये बनेगा 25, और 25 का रेडिकल हो जाता है 5 न्यूटन। इसका मतलब उस पार्टिकल पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है 5 न्यूटन। तो आपको सॉल्यूशन में ना तो 4 यूज करना है, ना तो आपको सॉल्यूशन में 3 यूज करना है। ये कौन सा टॉपिक है? ये टॉपिक है एडिशन ऑफ फैक्टर्स, चैप्टर नंबर स्केलर्स एंड वेक्टर, चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब चलते हैं आगे। आपसे क्या पूछ रहा है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आफ्टर 20 सेकेंड्स। अब आपको 20 सेकेंड्स के बाद जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कैलकुलेट करने के लिए आपको ये तो पता हो कि 20 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इसका मतलब आपने पहले क्या फाइंड करना है? फाइनल वेलोसिटी। समझ रहे हैं? और फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए मैं दोबारा फोर्स का फॉर्मूला यूज करूंगा, और वो फोर्स का फॉर्मूला कौन सा? जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाय टाइम। इस फॉर्मूले से, फोर्स के फॉर्मूले से हम Vf कैलकुलेट करते हैं इजीली। ओके जनाब, फोर्स की वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं। आपको फोर्स कितनी गिवन है? सॉरी, फोर्स ये रिजल्टेंट फोर्स ये लिखी हुई। ओके, 5 इज इक्वल टू, हाँ भाई, m की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 2 किलोग्राम्स, ये आ गया 2। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इनिशियल कितनी? 0, इनिशियली एट रेस्ट लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना? 20 सेकंड के बाद, तो ये आ गया 20। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10 डिवाइड कर रहा है, इस 5 के साथ आके मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 10 जा 50 मीटर पर सेकेंड। ये बन गई इसकी फाइनल स्पीड। अब आपको जब फाइनल स्पीड पता चल गई ना, अब क्या मसला है? अब आप फाइंड कर सकते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी को। तो भाई काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लें। कैसे करेंगे? 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, मास गिवन है 2 किलोग्राम्स, और वेलोसिटी आपने कितनी निकाली? 50। तो 50 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 2 से 2 कैंसिल, 50 का स्क्वायर क्या बनेगा? 5 5 जा 25, और 0 को 2 कर दें, 2500 जूल्स। इसका मतलब उस बॉडी की 20 सेकंड के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी 2500 जूल्स। इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड कंपेयर्ड विद द रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट फ्रॉम 0 टू 10 मीटर पर सेकेंड। दो एनर्जी की बात कर रहा है। एक एनर्जी एक्सेलरेट कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड तक, और एक एनर्जी एक्सेलरेट कर रही है 0 से लेकर 10 मीटर पर सेकेंड तक। आपको इनका कंपैरिजन निकालना है, ठीक है? कंपैरिजन निकालने का मतलब क्या हो जाएगा? देखो भाई, मैं फर्स्ट एनर्जी को डिवाइड करूंगा सेकेंड एनर्जी के साथ, और भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 m v f स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये पढ़ा ना हम लोगों ने फॉर्मूला। जाहिर सी बात है, स्पीड में फर्क आ रहा है तो एनर्जी भी चेंज होगी, तो vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय सेकेंड एनर्जी, और उसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 m vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। रेशो निकालना है, कंपेयर करना है। अब आप देखें, 1/2 से 1/2 कैंसिल, मास से मास कैंसिल। अब हम कंपेयर करते हैं वैल्यूज पुट करने के बाद। हाँ भाई, सबसे पहली कंडीशन में लिखा हुआ है 10 to 20, यानी कि 10 इनिशियल और 20 फाइनल। पहली वाली कंडीशन की जो फाइनल है वो कितनी है? 20, और इसकी जो इनिशियल है वो कितनी है? 10, यानी कि 10 से 20 तक एक्सेलरेट करवाना है। दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। और दूसरी वाली कंडीशन की क्या है? 0 to 10, यानी कि 10 वाली फाइनल और इनिशियल कितनी हो गई? 0। समझ रहे हैं? अब बहुत आसान सॉल्यूशन हो गया ये। इसको सॉल्व करते हैं। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 10 10 100 डिवाइडेड बाय 10 10 100 माइनस 0।
जीरो को छोड़ दें, नहीं लिखेंगे, तो हम इसको सिंपल क्या लिख देंगे 100। हाँ भाई 400 में से 100 को निकाल दो, 300 डिवाइडेड बाय 100 कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3। समझ रहे हैं? इसका मतलब अगर 3 आ गया तो हमारे पास जो आंसर मौजूद है वो लिखा हुआ है 3 टाइम्स। इसको मतलब पता है कैसे करके लिख सकते हो आप? E1 था ना यहाँ पर, E1 ये E2 डिवाइड कर रहा है, इधर 3 के साथ आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। इसका मतलब जो फर्स्ट वाली एनर्जी है ये वाली ऊपर वाली, ठीक है, ये सेकंड वाली से 3 टाइम्स ज्यादा होगी। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ 4 किलोग्राम बॉडी मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मास आ गया, स्पीड आ गई, कोलाइड्स विद अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से कोलाइड कर जाती है बॉडी ऑफ निग्लिजिबल मास, मतलब मास उसका स्प्रिंग का मास नहीं है, निग्लिजिबल है, एंड फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। कहते हैं ना स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, जिसको हम के कहते हैं, ये उसकी वैल्यू गिवन है। द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज, मैं आपको कंडीशन समझाता हूं। देखिए भाई, एक स्प्रिंग है, ये रहा, ठीक है, एक बॉडी है, लेट्स सपोज मैंने बॉल बना दी, ये बॉडी मूव करती हुई आ रही है, कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है। अच्छा, ये मूव करती हुई आ रही है और जाके स्प्रिंग को हिट करेगी, तो जाहिर सी बात है ये स्प्रिंग जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में रखा हुआ है, तो ये इट विल कंप्रेस, ये कंप्रेस हो जाएगा। जब ये कंप्रेस हो जाएगा तो आप कहेंगे कि ये जो कंडीशन थी ये इसकी थी मीन पोजीशन, है ना। जब बॉडी रेस्ट में होती है, जब स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में होता है, तो उसको हम कहते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पर है। जब इस बॉल ने जाके इसको हिट किया तो इस बॉल ने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया लाइक दिस, ये आ गई बॉल, इस बॉल ने इसको क्या कर दिया, फोर्स अप्लाई करके कंप्रेस कर दिया। तो आपसे ही पूछना चाह रहा है कि बताओ ये स्प्रिंग जो है वो कितना कंप्रेस हुआ, मतलब इसका ये एक्स फाइंड करें, ठीक है, यानी कि हमें ये एक्स फाइंड करना है, कंप्रेशन फाइंड करना है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, यहां पर कॉन्सेप्ट बनेगा इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बॉल मूव कर रही थी, उसके पास कौन सी एनर्जी थी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। बॉल ने जाके हिट किया, स्प्रिंग को कंप्रेस किया और जाके बॉल रुकी होगी थोड़ी देर के लिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी सारी खत्म हो गई होगी। वो किस में कन्वर्ट हो गई होगी, इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई होगी। समझ रहे हैं? इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई और पोटेंशियल एनर्जी गेन हो गई। इसका मतलब यहां पर जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला पुट करते हैं। हाँ भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh नहीं, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहां पर कौन सी एनर्जी की बात कर रहा है, पोटेंशियल कौन सी वाली है, स्प्रिंग वाली, और स्प्रिंग वाली क्या होती है, इलास्टिक। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 kx²। 1/2 से 1/2 कैंसिल, मुझे x कैलकुलेट करना है। हाँ भाई, ये k मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पर आके डिवाइड करेगा, तो क्या बनेगा mv² और डिवाइडेड बाय ये आ गया k, और यहां पर बच गया x²। हाँ भाई, x कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर हटाने के लिए आप क्या करेंगे, टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पर भी रेडिकल आ गया और यहां से स्क्वायर खत्म। चले भाई, वैल्यूज पुट करते हैं। मास आपको गिवन है कितना, मास गिवन है बॉडी का 4 मल्टीप्लाई बाय बॉडी की स्पीड आपको गिवन थी कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आ गई 2, और 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है स्क्वायर, और डिवाइड कर देंगे, k की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 100, और ये आ गए सबके सब रेडिकल के अंदर इज इक्वल टू x। 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16। समझ रहे हैं? तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 100, और इसके ऊपर क्या आ गया, रेडिकल, और यहां पर कौन है, ये आ गया x। अब भाई बहुत आसान सी बात है, 16 का भी परफेक्ट रेडिकल होता है और 100 का भी होता है। 16 का रेडिकल क्या होता है, 4, और 100 का रेडिकल क्या होता है, 10। इसका मतलब जब आप 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.4 न्यूटन पर, सॉरी ये डिस्टेंस है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, मीटर। सो दिस इज द आंसर 0.4 मीटर, और ये 0.4 मीटर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। इसका मतलब वो जो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा वो कितना कंप्रेस हो जाएगा, 0.4 मीटर तक कंप्रेस हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, एक बच्चा है जो कि झूले पे बैठा हुआ है, झूल रहा है। एक काम ही करते हैं, डायग्राम से समझते हैं, मैं बना देता हूं यहां पर। भाई ये उसकी सपोर्ट आ गई, ये आ गया एक झूला, ठीक है, और ये आ गया ग्राउंड।
ठीक है, ये उसकी फिक्स सपोर्ट है, कंप्लीट बना देते हैं। ये कहते हैं ना इसके जो, ये आगे फिक्स सपोर्ट, ये स्विंग है। आगे चलते हैं। 1 मीटर अबव द ग्राउंड एट द लोवेस्ट पॉइंट। आपको पता है झूला जो होता है, स्विंग होता है, उसके 2 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है जब वो स्विंग करता है तो एक होता है उसका लोवेस्ट पॉइंट और एक होता है उसका हाईएस्ट पॉइंट। ये 2 हाईएस्ट पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये 1 मीटर ऊपर है, यहां से लेकर यहां तक। ये जो उसका लोवेस्ट पॉइंट है ये ग्राउंड से कितना ऊपर है, 1 मीटर, एंड 6 मीटर अबव द ग्राउंड एट द हाईएस्ट पॉइंट। और जब ये झूला जाहिर सी बात है स्विंग करके अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा, ठीक है। तो इसका ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस हाईएस्ट पॉइंट के बारे में कह रहा है ये है 6 मीटर्स तक। जब स्विंग करेगा ये झूला तो इसका एक होता है लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर है और जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है वो ग्राउंड से 6 मीटर्स तक ऊपर है। इसका मतलब ये जो स्विंग है इसके इस हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 मीटर। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 मीटर। यानी कि जब ये स्विंग करेगा तो स्विंग करने के दौरान ये अपने हाईएस्ट से लोवेस्ट पॉइंट तक कितना हाइट कवर करेगा, 5 मीटर। इसका मतलब ये जो h आपको गिवन है, जो हाइट गिवन है वो कितनी है, 5 मीटर। आपने ना तो 6 यूज करना है ना आपने 1 यूज करना है, या आपको समझाने के लिए बात गिवन थी, समझ रहे हैं। हमने यूज क्या करना है, ये जो हाइट कवर करेगा अपनी हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट तक, और ये कितना है, 5 मीटर्स। 6 में से 1 को माइनस कर दो, 5 मीटर्स। आगे चलते हैं। द हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ द चाइल्ड एट द लोएस्ट पॉइंट इज। जब जाहिर सी बात है ये स्विंग बेसिकली मूव करके जब नीचे आता है तो आपने जब लोएस्ट पॉइंट पर होगा तो ये यू जाएगा ना, यू जाएगा मतलब इस तरफ जाएगा। आपने ये स्पीड कैलकुलेट करनी है इसकी। लोएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी है, वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट। व्हाट अबाउट हाईएस्ट पॉइंट? आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पर तो वो रुकता है थोड़ी देर के लिए। हाईएस्ट पॉइंट पर अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर झूला यानी कि स्विंग जो होता है वो रुकता है। इसका मतलब वहां पर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। चले भाई, यहां पर भी जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट किससे आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब स्विंग अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो वहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक 0 होती है। जब स्विंग अपने लोवेस्ट पॉइंट पर होता है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल 0 होती है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो हाईएस्ट पॉइंट से जब लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट हो गई होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। इसका मतलब अब आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी के अंदर गेन आ जाएगा। चले भाई फॉर्मूला पुट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv²। आपने v कैलकुलेट करना है, m से m कैंसिल, 2 डिवाइड कर रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। सो 2gh इज इक्वल टू v²। स्क्वायर रिमूव करें तो टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पर आ जाएगा रेडिकल और यहां से स्क्वायर हो जाएगा खत्म। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 × 10, 10 मतलब g की वैल्यू, और हाइट कितनी पुट करेंगे, ना ही 6 ना ही 1 बल्कि हाइट पुट करेंगे 5। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 5 और ये सब के सब रेडिकल के अंदर आ गए, इज इक्वल टू v। सो भाई 2 5 = 10, 10 10 = 100, तो 100 का रेडिकल क्या बन जाता है, 10। इसका मतलब उसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी लोवेस्ट पॉइंट पर वो कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B, 10 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट। ठीक है जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स विद द वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है वेक्टर फॉर्म में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, और आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। तो देखें भाई पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। आपको जो फोर्स की वैल्यू है वो आपने पुट कर दी, मैंने लिख दिया ऑलरेडी। वेलोसिटी की वैल्यू ये आ गई जो आपको एज इट इज क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो एमसीक्यूज है, ये हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉब्लम हम जब भी सॉल्व करते हैं तो सेम यूनिट फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो पावर इज इक्वल टू, हाँ भाई I को I से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 20s are 120 और I इंटू I स्क्वायर, देन माइनस प्लस माइनस 4 15s are, ये बन जाएगा 60 और J इंटू J स्क्वायर, देन वी हैव प्लस माइनस माइनस 3 5s are 15 और K इंटू K
के स्क्वायर। भाई आई स्क्वायर, जे स्क्वायर और के स्क्वायर ये सब बराबर होते हैं 1 के। तो जब 1 के बराबर हो जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 120 माइनस 60 माइनस 15। तो फाइनली आपका जो आंसर बचेगा इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद दैट विल बी 45 जूल्स पर सेकेंड। ये बन गया पावर। इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ गया वो आ गया ऑप्शन नंबर ए, 45 जूल्स पर सेकेंड। ये रहे हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और मैं रीड करता हूं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द टाइम टेकन बाय एन इंजन ऑफ पावर 10 किलोवाट्स टू लिफ्ट अ मास of 200 kilograms to a height of 40 meters is। आपने टाइम कैलकुलेट करना है और आपको पावर का जिक्र यहां पर गिवन है, तो इसका मतलब मैं पावर का फॉर्मूला यूज करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं मैं, पहला वाला। पावर का फॉर्मूला होता है mgh डिवाइडेड बाय टाइम, समझ रहे हैं। और ये पावर का फॉर्मूला बना कैसे, भाई पावर का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और फोर्स बराबर होता है mg। और जाहिर सी बात है जब हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो d हमारा क्या बन जाता है, h। ये बन गया पावर का फॉर्मूला, ऐसे करके बनता है पावर का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले काम ये करते हैं, क्योंकि आपसे t कैलकुलेट कर रहा है तो इसको अरेंज कर लेते हैं। सो t इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय पावर। सो t इज इक्वल टू, हाँ भाई कितना मास लिखा हुआ है 200 किलोग्राम, तो ये आ गया 200 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय कितनी हाइट पर, टू द हाइट ऑफ 40 मीटर्स, ये आ गया 40, और डिवाइडेड बाय आपको पावर गिवन है 10 किलो वॉट्स। किलो का मतलब क्या हो जाएगा 10,000। तो ये क्या बन गया 10 किलो वॉट्स। चलें भाई, बहुत आसान प्रॉब्लम हो गई। देखें ये 4 जीरोस हर एक जीरो से कैंसिल हो गया, समझ रहे, बचा हुआ क्या है, नीचे 1 है, ऊपर 2 है, 1 और 4, तो भाई 2 4 जा 8 है ना, 4 2 जा 8, और बाकी जीरो कुछ बचा ही नहीं है। इसका मतलब आपका टाइम कितना आ गया 8 सेकेंड्स। दिस इज योर आंसर। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 8 सेकेंड्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पंप कैन टेक आउट 36,000 kilograms of water per hour from a 100 मीटर डीप वेल। 100 मीटर डीप वेल का मतलब पानी जब ऊपर आएगा तो हाइट ही कवर करेगा, तो ये 100 मीटर डीप क्या है, हाइट। इफ द एफिशिएंसी, ओके जनाब, यहां पर एफिशिएंसी का काम आ गया, ऑफ द पंप इज 50%, इट्स पावर इज। अब आप बोलेंगे सर एक पावर गिवन है और एक पावर पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहां पर एक कंडीशन समझाऊं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं आगे चलता हूं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर जिक्र करके बताऊं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ठीक है। अभी पता है क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ पंप कैन टेक आउट 36,000 kilograms ऑफ वाटर पर आवर। इसका मतलब आपको पता है कैन टेक आउट, इसका मतलब ये पंप इतना कर सकता है, ये आपको पंप की आउटपुट पावर गिवन है, समझ रहे हैं, ये आपको आउटपुट पावर की वैल्यूज गिवन है, और साथ साथ क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एफिशिएंसी 50%। इसका मतलब एफिशिएंसी भी गिवन है। क्या क्या गिवन है आपको, हाँ भाई आउटपुट पावर गिवन है, एफिशिएंसी गिवन है। इसका मतलब जो आपसे पावर पूछ रहा है वो कौन सी वाली पूछ रहा है, वो इनपुट पावर पूछ रहा है, समझ रहे हैं। तो एक काम ही करते हैं, सबसे पहले हम आउटपुट पावर का फॉर्मूला यूज करके उसकी वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। चले भाई, ये फॉर्मूला फिलहाल मैं मिटा रहा हूं, या एक काम ही करते हैं लिखे रहने देते हैं इसको। सबसे पहले हम आउटपुट पावर के बारे में लिखते हैं। क्या आउटपुट पावर का फॉर्मूला, क्या वही जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया, mgh डिवाइडेड बाय टाइम। वैल्यूज पुट करें, हाँ भाई इधर ही कर देता हूं। सो आउटपुट पावर, ये आउटपुट है, आउटपुट पावर इज इक्वल टू मास कितना लिख रहा है वो 36,000 किलोग्राम्स मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू कितनी 10 मल्टीप्लाई बाय कितना मीटर डीप में था वो 100 मीटर, ये आ गया 100, और डिवाइडेड बाय टाइम है पर आवर। आप चेक करें क्वेश्चन में लिखा हुआ है पर आवर का मतलब उसमें 3600 सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड। इसका मतलब मैं यहां पर क्या यूज करूंगा 3600 सेकंड्स। 36 से 36 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब आप चेक करें सिर्फ क्या बचा हुआ है 1, और 1 के बाद 1 2 3 4। इसका मतलब जो आउटपुट पावर है
वो कितनी है? 1 2 3 4 वॉट्स। ये तो आ गया आउटपुट पावर, ये आंसर नहीं है, आप मत समझिएगा ये आंसर आ गया हमारा। ये तो अभी हमने आउटपुट पावर की वैल्यू लिखी है, हमें इनपुट पावर कैलकुलेट करना है, ये तो आपको गिवन था। ओके जनाब, इनपुट पावर को कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। अरेंज कर दें, ठीक है भाई। इनपुट पावर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब वैल्यूज पुट करते हैं। हाँ भाई, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट कितना है? 10,000, तो इसका मतलब ऊपर क्या आ जाएगा? 10,000 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी लिखी हुई है 50%, और 50% का मतलब पता है क्या होता है? 50% का मतलब होता है 50 डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब ये होता है। तो चलें लिखें, 50% का मतलब क्या लिखूंगा मैं? 50 डिवाइडेड बाय 100। हाँ भाई, 100 डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा। सो पावर इनपुट इज इक्वल टू 10,000 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, ऊपर कौन आ गया? 100 और नीचे कौन है? 50। अब देखें, 50 1 50, 50 2 100, नीचे से 50 खत्म, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ, तो 10,000 इंटू 2 क्या बनेगा? 20,000। तो इसका मतलब जो इनपुट पावर है वो कितनी बन गई? 20,000 वॉट्स। और आपको पता है हम 20,000 वॉट्स को किस तरीके से लिख सकते हैं? 20 किलो वॉट्स। ये जो 3 जीरो आ रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा? किलो। तो इसका मतलब 20 किलो वॉट्स इज योर आंसर। और कौन सा आंसर? इनपुट पावर। तो भाई ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है? 20 किलो वॉट is the input power of the engine. Here is our next question. क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 masses of 1 gram and 4 grams, masses अलग अलग है m1 m2, are moving with equal kinetic energies. The ratio of the magnitudes of their linear momenta is. एक कंडीशन बताता हूं आपको, उसको ध्यान में रखिएगा। If E1 is equal to E2, अगर किसी भी दो बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी सेम हो, यानी कि E1 बराबर है E2 के, देन हमारे पास जो कंडीशन बनती है ना वो ये बनती है, मोमेंटम 1 डिवाइडेड बाय मोमेंटम 2 इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m2 और होल रेडिकल। सो क्या कंडीशन बनेगी? इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडीज इज सेम देन द रेशियो ऑफ द मोमेंटा, क्या बनेगा मोमेंटा का रेशो? m1 अपॉन m2 होल रेडिकल। ये आपने फॉर्मूला, ये आपने कंडीशन याद रखनी है। ये कब है? ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड कब है? जब बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। वो खुद बोलेगा क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी सेम है। आगे चलते हैं। अब आपको मासेस गिवन है, पहला वाला कितना है? 1 और दूसरा वाला 4 है। तो भाई रेशो क्या निकलेगा? P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू m1 की जगह आ जाएगा 1 और m2 की जगह पे आ जाएगा 4। और जब इसका आप रेडिकल सॉल्व करेंगे तो रेडिकल में आपको मिलेगा 1/2, है ना? 1/2। तो इसका मतलब आपका जो रेशो बन गया, आपका मतलब जाहिर सी बात है क्वेश्चन का, वो बन गया P1 रेशो P2 इज इक्वल टू 1/2। दिस इज योर आंसर, 1/2। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं। इसी कंडीशन के मुताबिक मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेडी करके रखा हुआ है। देखें भाई, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो वही कंडीशन आ गई, अ लाइट बॉडी A एंड अ हैवी बॉडी B, यानी कि A का मास कम और B का मास ज्यादा, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। सेम आ गई कंडीशन। इसका मतलब इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, इस वाली कंडीशन को। देन अब आप बताएं, A हैज लार्जर मोमेंटम देन B, B हैज लार्जर मोमेंटम देन A, या दोनों के सेम मोमेंटम। अब अगर मोमेंटम की बात करें तो आप चेक करें भाई, अगर फर्स्ट बॉडी का मास m1 है और उसका मोमेंटम p1 है तो इनका आपस में आ रहा है डायरेक्ट रिलेशन, ऐसा है। और p2 का डायरेक्ट रिलेशन उसके मास के साथ। तो सीधी सीधी बात है, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम भी कम होगा। तो इसने खुद कहा ए बॉडी लाइट है, अ लाइट बॉडी ए, इसका मतलब ए का मास कम है तो इसका मतलब इसका मोमेंटम कम होगा और बी का मोमेंटम ज्यादा होगा क्योंकि वो हैवी है।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, B हैज लार्जर मोमेंटम देन A। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, B इज द करेक्ट ऑप्शन। मीन्स B हैज द लार्जर मोमेंटम देन A। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अगर इक्वल काइनेटिक एनर्जीज हैं तो उनके मोमेंटा का जो रेशो बनेगा वो ये बनता है, और इसके मुताबिक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, जिसका मास कम उसका मोमेंटम कम, डायरेक्ट रिलेशन। तो इसका मतलब B हैज लार्जर मोमेंटम देन A। ओके जनाब, ये हो गए हमारे आज के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको बड़ा फायदा मिला होगा आज के एमसीक्यूज से। हमने वर्क पावर एनर्जी के एमसीक्यूज को सॉल्व किया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, है ना। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करवाऊँ, और एक स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल्स मैसेजेस आते रहते हैं व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर, तो वो मुझसे ये बोलते हैं सर ये एमसीक्यूज जो आप सॉल्व करवाते हैं काइंडली इनकी ट्रिक्स बताया करें, शॉर्ट करके बताया करें। तो बेटा मेरी एक बात सुनो, ये ट्रिक्स ही हैं, ये शॉर्ट करके बता रहा हूँ। जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो हर बात क्लियर करते हुए पढ़ूंगा तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। जब ये खुद मैं सॉल्व करूंगा किसी टेस्ट में बैठकर तो मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो मैं जल्दी डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। तो ये ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स क्या होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं ना, कॉन्सेप्ट को करके आपने फॉर्मूला बना लिया, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ गया, सिंपल सी बात है। तो ये ट्रिक्स ही है, ये शॉर्ट कंडीशन में ही होता है। हम लेंदी कुछ भी नहीं करते। ये लेंदी है क्या, मुझे बताओ, ये लेंदी है? अगर मैं खुद करूंगा ना तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बना के इसकी वैल्यूज पुट करके एक दो स्टेप्स में आंसर ले, और हो सकता है मेरी अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई तो मुझे तो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं जहन के अंदर ही इसको सॉल्व कर लूंगा। समझ रहे हैं? तो तरीका यही होगा। आपने बस, असल में जो व्यूअर्स हैं हर किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ जल्दी पिक कर लेते हैं, कुछ देर से पिक करते हैं। तो मुझे तो सबको लेके चलना है ना। अगर मैं जल्दी वालों के हिसाब से लेके चलूंगा जो अच्छा पिक कर लेते हैं, तो उनका क्या होगा, जो जिनको पिक करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके कॉन्सेप्ट थोड़े कम होते हैं, बेसिक्स उनकी वीक होती हैं। तो अगर मैं बेसिक्स वाले के साथ लेके चलूंगा तो उसमें बेसिक्स वाले तो कवर होंगे, साथ साथ जो अच्छा पढ़ते हैं उनका भी कवर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहां पर मैं हर चीज को डिस्कस करता हूं ताकि सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलें जनाब, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पर कॉमेंट करिएगा, पेज को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना, वीडियो को शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मोहम्मद अराफात खान को इजाजत दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या होगी, एमसीक्यूज होगा या कोई टॉपिक हो गया, ठीक है, वो डिसाइड कर लूंगा, मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।